तो स्टूडेंट कैसे प्राप्त करूँ कि इस रिएक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ध्यान दीजिएगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बेंजीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताई थी, लेकिन ये फिनॉल से संबंधित है। तो फिनॉल से संबंधित ये बहुत सी ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो लगभग जो है हर साल लगभग एग्जाम में आई हुई हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा है, जैसे फिनॉल से हमसे बेंजीन, बेंजोक्विनोन, फॉर्मल्डिहाइड, एनिलीन, पिक्रिक अम्ल, टीबीपी, डाइजोनियम लवण, फिनोप्थलीन, सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल, अगर ये बनवाने के लिए पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये अभिक्रियाएं सभी फिनॉल से ही होती हैं। तो इसलिए मैंने जो है इन सबको एक साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी अभिक्रियाएं कैसे फिनॉल से बनेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सभी अभिक्रियाएं जो है एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा गया है कि क्या होता है, जबकि जैसे पूछ लेता है आपसे कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया हम नाइट्रीकरण कराते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रीकरण कराने पे क्या होता है, या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रियाओं को पूरी कीजिए में हमसे जो है ये अभिक्रिया पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 तरीके से ये सभी पूछी जाती हैं। तो हम इनको बारी बारी करके देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अब शुरू करते हैं इसको और फिनॉल से जो है इन सभी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिनॉल लिखते हैं। तो ये जो है मैंने फिनॉल लिखा। हम जानते हैं बेंजीन पे जब हम OH लगा देते हैं तो ये फिनॉल बन जाता है। तो अब हम सबसे पहले फिनॉल से देखते हैं कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक पाउडर के साथ यानी जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं, जिंक चूर्ण के साथ करा के गर्म करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि बनता है बेंजीन। तो एक सिंपल अभिक्रिया है कि अगर हमसे फिनॉल से बेंजीन बनवाए तो हम क्या करेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया जब जिंक पाउडर या जिंक चूर्ण के साथ करा दे तो हम कहेंगे कि जो है फिनॉल से बेंजीन बन जाती है। तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट पूछे, जैसे हमसे फिनॉल से बेंजोक्विनोन पूछे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण कराने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्रोमिल क्लोराइड यूज करता है, CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो फिनॉल बदल जाती है बेंजोक्विनोन में। तो ध्यान दीजिएगा बेंजोक्विनोन का सूत्र क्या होता है, ये बनता है बेंजोक्विनोन। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हम फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाते हैं। क्या बोलते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये भी अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मल्डिहाइड अभी देखते हैं। इससे पहले मैं देखता हूँ कि फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल की अभिक्रिया जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो सिंपल दिख रही है कि अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जल के अणु बाहर निकलेंगे और बनती क्या है, NH2 ग्रुप जो है ये जाकर के जुड़ जाती है बेंजीन पे और बनता है एनिलीन। तो इस तरीके से हम फिनॉल से एनिलीन बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अगर फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल से हमको पिक्रिक अम्ल बनाना है तो हम क्या करते हैं, जब हम इस फिनॉल की अभिक्रिया, जब हम फिनॉल का नाइट्रीकरण कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रीकरण कराते हैं तो हम कहते हैं कि हमको बनता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल मतलब हम ये बोलते हैं कि फिनॉल के 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। तो 2, 4 और 6 पोजीशन पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका नाम है ये पिक्रिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है, हमसे पूछा है कि फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए ये भी आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, तो हमको क्या होता है, इसी 2, 4, 6 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे नाइट्रो जुड़ी हुई है तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो जिसको इसलिए बोलते हैं TBP, ट्राइब्रोमोफिनॉल। मतलब ये हो गया आपकी 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3, 4, 5 और 6। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसको बोलते हैं TBP। तो ध्यान दीजिएगा जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो TBP बनता है। इसी तरह जो है अगर हमसे फिनॉल से जो है फिनोप्थलीन बनाने के लिए पूछ कहे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम फिनॉल से जो है फिनोप्थलीन बनाएंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कैसी ये अभिक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब फिनॉल के 2 अणु की अभिक्रिया जब हम
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो ध्यान दीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या सूत्र होता है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनॉल के दो अणु के साथ कराते हैं, ध्यान दीजिएगा ये फिनॉल हो गई, ये देखिए फिनॉल की पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होती है, तो हम कहते हैं यहाँ पे जल के अणु बाहर निकलते हैं। ये देखिए ये H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से जल के अणु बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा, जो हमको बनता दिख रहा है सीधे हम यहाँ कहेंगे ये कार्बन इस बेंजीन के कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या बन रहा है ये, तो ध्यान दीजिएगा ये संरचना होती है फिनोप्थलीन की। तो मैं जो है यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लिख दे रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस समय फिनॉल के दो अणु जो है काम में आते हैं और बनता क्या है, ये फिनोप्थलीन। तो इस तरीके से हम जो है फिनॉल से फिनोप्थलीन बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया ये थी और यहाँ पे मैंने जो है डायरेक्ट यहाँ पे उत्पाद बना दिया है। आप जब भी देख सकते हैं कि कैसे जल के अणु बाहर निकलते हैं और जो है फिनॉल से जो है हमको बन जाती है फिनोप्थलीन। तो ये सभी अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल से जो है सैलिसिल्डिहाइड अगर हमसे पूछे तो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड आपको याद आ रहा होगा कि ये अभिक्रिया जो है आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये एक तरीके से नेम्ड रिएक्शन है जिसको बोलते हैं जिसको जो है हम रायमर्ट-टिमन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभिक्रिया काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आई है, नाम से ही पूछी गई है, शॉर्ट नोट्स पूछा गया है कि रायमर्ट-टिमन अभिक्रिया पर शॉर्ट नोट्स यानी टिप्पणी लिखी है, या क्या होता है जब या फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, या कैसे प्राप्त करोगे मैं फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसे रायमर्ट-टिमन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो ये लिखी हुई है। तो अगर हमसे जो है पूछे फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम ये कहते हैं जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको बनती है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है सैलिसिल्डिहाइड। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO जो ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, या तो इसको बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि अगर हम ये बोले कि ये जो है मेरी बेंजल्डिहाइड है जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो इसलिए इसको जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसे रायमर्ट-टिमन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, हम इसे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में पढ़े भी हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अभिक्रिया है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए जब आप जो है जिस समय रायमर्ट-टिमन अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो उसी समय आपने जो है जस्ट उसके आगे पीछे ही अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसको कोल्बे अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कोल्बे अभिक्रिया ये क्या अभिक्रिया होती है, जिसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो बनता है सैलिसिलिक अम्ल। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे भी लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया है जिसमें फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बना है, जबकि ये अभिक्रिया रायमर्ट-टिमन अभिक्रिया है, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो ये दोनों अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बन गई तो ये तो कोल्बे अभिक्रिया है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में पूछी गई है फिनॉल से वो आपको एस्पिरिन बनवाता है। तो ध्यान दीजिएगा एस्पिरिन जो है अगर हमको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो एस्पिरिन जो है फिनॉल से अगर बनाना हो तो हम पहले क्या करते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं और फिर जो है हम इसकी अभिक्रिया अगर हम जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दें, CH3CO का होल ट्वाइस O, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं तो एस्पिरिन बनती है। ध्यान दीजिएगा एक पेन रिलीवर मेडिसिन होती है। तो इस तरीके से हम जो है एस्पिरिन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये एस्पिरिन है।
ये हमसे पूछा भी हुआ है कि कैसे प्राप्त करोगे, मैं फिनॉल से एस्पिरिन बनवाया है। तो ध्यान दीजिए, पहले फिनॉल से हम ये सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं जो कि ये कोल्बे अभिक्रिया है, और उसके बाद फिर जो है जो ये कोल्बे अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है जिसको हम सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एस्पिरिन बनता है, साथ में एसिटिक अम्ल भी बनती है। वो बाई प्रोडक्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये एस्पिरिन है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो है हम ये सभी अभिक्रियाएं फिनॉल से करते हैं। अगर हो सकता है वो देखिए, जैसे कि पहली अभिक्रिया है कि फिनॉल से आपको बेंजीन बनवा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ करा दे तो हमको जो है बेंजीन बड़े आसानी से मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर वो फिनॉल से बेंजीन ना बनवा करके वो फिनॉल से टोलुइन बनवाता, तो क्या करते हैं हम, वो मान लीजिए अगर हम फिनॉल से वो हमको यहाँ पे टोलुइन बनवाता, तो क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम फिनॉल से बेंजीन तो बना ही दिए हैं, तो हम बेंजीन से टोलुइन बनाना जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया जब हम बेंजीन का जो है फ्रीडर का एल्कलीकरण कराते हैं तो हम कहते हैं टोलुइन बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमसे वो फिनॉल से टोलुइन बनवाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिथिल क्लोराइड, जाहिर सी बात है कोई लूज अम्ल लेते और क्या बन जाता, टोलुइन बन जाता। तो ये ध्यान दीजिए, अगर वो फिनॉल से बेंजीन बोलता तो हम यहाँ पे रुक जाते, अगर फिनॉल से टोलुइन बोलता तो हम बेंजीन से जो है मिथिल बेंजीन या टोलुइन जिसको बोलते हैं वो कर सकते थे। मान लीजिए वो टोलुइन ना बना करके वो यहाँ पे आपसे बेंजोइक अम्ल बनवाने के लिए देता, बेंजोइक अम्ल, तो क्या करते, हमने अभी लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि कैसे बेंजीन से बेंजोइक ये टोलुइन या बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये करते हैं कि इसका जब हम किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इस टोलुइन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है तो उसको ले सकते हैं, तो यहाँ पे बनता है बेंजोइक अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हम फिनॉल से बना सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये सभी। तो आप सभी जो है इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए, जिससे जो है ये सभी एक आप लिंक कर सकें कि फिनॉल से संबंधित इतनी अभिक्रियाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको दो नई अभिक्रिया बताई है। फिनॉल से हमको जो है अगर फॉर्मल्डिहाइड, अगर फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से जो है अगर करा दे तो क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल से वो फॉर्मल्डिहाइड से नहीं अभिक्रिया कराएगा, फिनॉल से वो बनवाएगा तो फिनॉल से कहेगा बैकेलाइट बनाइए, क्योंकि ये फिनॉल से अभिक्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो एक बैकेलाइट नामक पॉलीमर बनता है, तो इसको हमको ध्यान दीजिएगा, और वो जो है डाइजोनियम लवण के साथ कराएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एजोडाई बनता है, एजोरंजक। हम ये युग्मन अभिक्रिया कपलिंग अभिक्रिया में पढ़ते भी हैं, तो हमसे जो है ये दोनों अभिक्रिया और रह गई हैं जिसको हमें आपको बताना है। तो आप सभी सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहली अभिक्रिया है ये कि फिनॉल से अगर हमको जो है बेंजीन बनाएगा, तो ये पहली अभिक्रिया है, पहला स्टेप है। अगर वो फिनॉल से बेंजीन बनाएगा तो हम यहाँ पे रुकेंगे, फिनॉल से अगर हमसे वो टोलुइन बनाएगा तो हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे रुकेंगे, अगर फिनॉल से हमसे बेंजोइक अम्ल बनवाएगा तो हम बेंजोइक अम्ल यहाँ पे आकर के छोड़ देंगे। इसके बाद फिनॉल की अभिक्रिया, अगर फिनॉल से बेंजोक्विनोन बना रहा है तो फिनॉल से बेंजोक्विनोन वाली अभिक्रिया आपको दिया हुआ है ये, तो ये है फिनॉल से बेंजोक्विनोन वाली अभिक्रिया। तो ये दूसरी अभिक्रिया हो गई, ये पहली थी, इसके बाद ये दूसरी अभिक्रिया हो गई। फिनॉल से एनिलीन बनवा रहा है तो फिनॉल से एनिलीन बनाने वाली ये तीसरी अभिक्रिया यहाँ पे है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अगर फिनॉल से आपको पिक्रिक अम्ल बनवाए तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए तो पिक्रिक अम्ल वाली अभिक्रिया आपकी ये दी हुई है, ये चौथा हो गया। फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल अगर बनवाने के लिए देगा तो ट्राइब्रोमोफिनॉल के लिए ये अभिक्रिया हो गई, पांचवी अभिक्रिया। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसी तरह फिनॉल से फिनोप्थलीन बनवाए तो ये छठी अभिक्रिया है, और फिनॉल से जो है ट्राइब्रोमोफिनॉल ये जो है पांचवी अभिक्रिया हो गई, और फिनॉल से जो है ट्राइब्रोमोफिनॉल ये पांचवी अभिक्रिया हो गई। और फिनॉल से अगर जो फिनोप्थलीन बनवाएगा तो ये छठी अभिक्रिया ये दी हुई है। इसके बाद फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड अगर बनवाने के लिए देगा तो ये सातवीं अभिक्रिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल जिसे कोल्बे अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो ये आठवीं अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 8 अभिक्रियाएं फिनॉल से होने वाली अभिक्रियाएं हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है कुछ और अभिक्रियाएं 2 रह गई हैं, इसको देखते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल की अभिक्रिया आपने अभी देखा कि अगर ब्रोमीन जल के साथ कराया गया तो क्या बना है, ब्रोमीन जल के साथ कराने पे 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन, मतलब 3 पोजीशन पे ब्रोमीन लग गई है, इसीलिए ट्राइब्रोमोफिनॉल पड़ा है। लेकिन मान लीजिए अगर वो ब्रोमीन जल के साथ ना करा करके ब्रोमीन और CH2 जिसे कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, अगर उसके साथ कराता तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद मैं इसको फिर रब करता हूँ
और रब करने के बाद फिर कुछ और अभिक्रिया रह गई हैं, उसको देखते हैं कि ये फिनॉल से कैसे बढ़ती हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अभी फिनॉल की अभिक्रिया अगर ब्रोमीन जल के साथ कराता तो हम तो ये कहते हैं कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना है। लेकिन अगर ये फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 लिखा हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो ब्रोमीन जो है फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे क्या बनता है यहाँ पे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। अगर फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ेगी, और ब्रोमीन जल के साथ कराएगा तो तीनों पोजीशन पे हमको ब्रोमीन जोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं, अब की बार आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद अगर मान लीजिए फिनॉल से आपको बैकेलाइट बनाने के लिए कह रहा है, बैकेलाइट एक पॉलीमर होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया जब हम फॉर्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है HCHO, तो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एक बैकेलाइट नामक पॉलीमर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बैकेलाइट का संरचना जो है, ये जो है क्योंकि एक पॉलीमर है तो इसकी संरचना हमें बनाना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से वह संरचना बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से हम जो है ये फिनॉल से बैकेलाइट बनाते हैं। बैकेलाइट की पॉलीमर होता है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी N यूनिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिनॉल से अगर हमको बैकेलाइट बनाना है तो हम ये बोलते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो बैकेलाइट नामक जो है एक पॉलीमर बनता है, जो कि एक प्रकार का बहुलक है। तो अब जो है इसके बाद अगर मान लीजिए हमसे एजो रंजक पूछा है, एजो डाई बनवा रहा है, तो हम ये कहते हैं जब हम फिनॉल की अभिक्रिया डाइजोनियम लवण के साथ कराते हैं, तो डाइजोनियम लवण जिसका सूत्र क्या होता है N2+Cl-, यहाँ पे कोई भी हैलाइड ले सकते थे, तो हम ये कहते हैं एजो डाई बनता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये pH जो होता है 9 से 10 pH पे ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो है ये एक एजो डाई है, युग्मन अभिक्रिया। आपने जो है ये जो है अमीन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अमीन चैप्टर में जो है ये फिनॉल की डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं तब भी एजो डाई बनता है, और फिनॉल के साथ कराते हैं तो तब भी एजो डाई बनता है। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। एजो रंजक है ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन जिसको बोलते हैं, जिसको एजो डाई के नाम से हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी अभिक्रियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी अभिक्रियाएं आपको पता होना चाहिए। तो जैसा देख सकते हैं ये जो है पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको जो है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एजो डाई की तरह काम करता है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो है H और C, यहाँ पे जो फिनॉल की जो पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये Cl आपस में निकलते हैं, HCl निकलती है और ये नाइट्रोजन जो है इन दोनों के बीच जाकर के जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये एजो डाई का निर्माण होता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं हमको फिनॉल से संबंधित थी, तो आपको ये सभी अभिक्रियाएं पता होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपसे फिनॉल से बनवा सकता है, और फिनॉल से ना बनवाएगा तो पहले वो हो सकता है फिनॉल आपको बनाने के लिए दे। तो हमको जैसे पता होना चाहिए कि फिनॉल अगर वो हमसे बनवाने के लिए देता तो हम फिनॉल कैसे बना सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि वो फिनॉल हो सकता है आपसे बनवाने के लिए दे देता, कि फिनॉल अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि डाइजोनियम लवण आपको दे दिया गया है, ये डाइजोनियम लवण है,
तो डायजोनियम लवण से हमको मान लीजिए आपसे पूछा है कि डायजोनियम लवण से आपको बैकेलाइट बनवाने के लिए दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, तो हम ये कहेंगे डायजोनियम लवण से पहले हम बनाएंगे फिनॉल। तो डायजोनियम लवण से फिनॉल हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही आसान है। डायजोनियम लवण का जब हम जल अपघटन करा देते हैं तो फिनॉल बन जाती है, और फिनॉल से अभिक्रिया तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो जैसे मान लीजिए डायजोनियम लवण से फिनोप्थिलीन पूछा है, तो हम फिनॉल से फिनोप्थिलीन तो बनाना सीखे हैं अभी, तो पहले क्या करेंगे, डायजोनियम लवण का जल अपघटन करके फिनॉल बनाएंगे और फिनॉल से फिर आगे अभिक्रिया बढ़ाएंगे। अब हो सकता है वो डायजोनियम लवण ना देख दे, डायजोनियम लवण भी हो सकता है आपको बनाने के लिए दे, तो इसके लिए आपको वो दे देगा एनिलीन, क्योंकि हम जानते हैं एनिलीन का अभिक्रिया, एनिलीन से कैसे डायजोनियम लवण बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एनिलीन की अभिक्रिया जब हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराते हैं तो डायजोनियम लवण बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया होती है। कभी कभी ये सोडियम नाइट्राइट नहीं देगा तो ये आपको HNO2 ये भी दे सकता है। तो यहाँ से एनिलीन हम जो है एनिलीन से डायजोनियम लवण बना सकते हैं। तो हमसे हो सकता है ऐसे पूछ ले कि एनिलीन से जो है हमको बताइए कि कैसे हम फिनोप्थिलीन बनाएंगे, या एनिलीन से जो है बैकेलाइट कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एनिलीन से पहले फिनॉल बनाएंगे और फिनॉल से बैकेलाइट, ये अभी मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से मान लीजिए जैसे आपसे वो नाइट्रोबेंजीन से अगर पूछता, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन से जो है बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन से बड़ी आसानी से हम एनिलीन का निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम ये कहते हैं जब हम तीन HCl के साथ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएजेंट है, तो 3 HCl के साथ या तो Fe प्लस HCl के साथ या तो जो है H2 प्लेटिनम के साथ, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो क्या बदल जाता है, हम ये कहते हैं कि जो हमारी नाइट्रोबेंजीन होती है ये बदल जाती है एनिलीन में। नाइट्रोबेंजीन जो है हमारी एनिलीन में बदल जाती है, और एनिलीन से फिर हम डायजोनियम लवण बनाएंगे, और फिर डायजोनियम लवण से इस फिनॉल का जो है बना सकते हैं। और मान लीजिए वो डायजोनियम, वो ये जो है आपको नाइट्रोबेंजीन ना दे करके ये हो सकता है आपसे बेंजीन दे देता। तो बेंजीन अगर देता तो हम क्या करते, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना सीखे हैं कि जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो नाइट्रीकरण करने का मतलब होता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, और फिर हम जो है आगे अभिक्रिया इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आज हमने फिनॉल से संबंधित अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, वही अभिक्रियाएं हम इसको डायजोनियम लवण से जोड़ सकते हैं, उसी अभिक्रिया को हम एनिलीन से जोड़ सकते हैं, उसी अभिक्रिया को हम नाइट्रोबेंजीन से जोड़ सकते हैं, और उन सभी अभिक्रियाओं को हम आज बेंजीन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो है बेंजीन से फिनॉल बनाना भी सीख लिया है। तो अगर हम जितनी ये बोल सकते हैं जितनी अभिक्रियाएं फिनॉल से ऑपरेट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बेंजीन से भी हो सकती हैं, नाइट्रोबेंजीन से भी हो सकती हैं, एनिलीन से भी हो सकती हैं, और डायजोनियम लवण से भी हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, आज मैंने आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं कवर कराई हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 100% है कि कोई ना कोई अभिक्रिया किसी ना किसी नाम से आपको जरूर देगा करने के लिए। तो बस आपको ये नाम पता होना चाहिए, इसका फंक्शन पता होना चाहिए, तो आप जो है बड़े ही आसानी से कोई भी अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, अलग अलग नामों से पूछी गई हैं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लेता कि कैसे प्राप्त करोगे में वो आपसे पूछ लेता कि बेंजीन से फिनोप्थिलीन बनाना है, तो कैसे प्राप्त करोगे में वो आपसे पूछ लेता कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से फिनोप्थिलीन। तो ध्यान दीजिए, अभी हम बेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, जैसा कि अभी देख सकते हैं ये बेंजीन से फिनॉल बना हुआ है, और फिनॉल से फिनोप्थिलीन मैंने अभी बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा करके फिनोप्थिलीन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपसे पूछ ले कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोबेंजीन से, हो सकता है वो आपको एस्पिरिन बनवा दे। नाइट्रोबेंजीन से एस्पिरिन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोबेंजीन से पहले हम फिनॉल बनाएंगे, अभी ये देखा ये अभिक्रिया है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, और फिनॉल से हम पहले कोल्बे अभिक्रिया के द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कराएंगे। आपने देखा होगा सैलिसिलिक अम्ल यहाँ लिखा था, तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कराएंगे, और फिर उस सैलिसिलिक अम्ल से की अभिक्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एस्पिरिन बन जाती है। तो इसका मतलब हम बड़ी आसानी से नाइट्रोबेंजीन से एस्पिरिन या बेंजीन से एस्पिरिन बना सकते हैं। तो ये अभिक्रियाओं को लिंक करना हमें आना चाहिए, अगर लिंक करना आएगा तो हमसे ऐसी कोई भी अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगी कि जो हम ना कर पाएं। तो ध्यान दीजिए, ये भी अभिक्रिया ये कैसे प्राप्त करो में होता है, या हो सकता है क्या होता है जबकि पूछ ले, क्या होता है जबकि में पूछेगा कि क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जब आयरन उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। जैसे देखिए, नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया आयरन उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ये पूछ सकता है कि क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो डायजोनियम लवण का निर्माण होता है।
या क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं। आपने देखा होगा कि अभी आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा था कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया जो है ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। तो अभी हमने देखा था क्या बना था, TBP ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना था। अगर ब्रोमीन जल के साथ कराएगा तो TBP बनेगा, और अगर ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएगा तो ऑर्थो पैरा पे हमको ब्रोमीन को जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया हो गई, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे। और इसी क्रम में जो है वो भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि जैसा कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बेंजीन है। तो बेंजीन से वो जो है आपको यहाँ पे बनवा रहा है कि इसकी अभिक्रिया जब ये कह रहा है कि ए बताइए ए क्या बनेगा, और उसके बाद जो है फिर वो बी भी पूछ रहा है आपसे। तो बी के लिए वो आपसे ये कहेगा कि इसकी अभिक्रिया, तो बी क्या बनेगा, बी की अभिक्रिया जब सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराते हैं तो सी बताइए क्या बनेगा। तो सी जो है, अब मान लीजिए सी बना दिया, सी के बाद जो है जल अपघटन करा के डी बना रहा है, और डी के बाद जो है ये इसकी अभिक्रिया करा रहा है CH3, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करा रहा है, और कह रहा है बताइए डी क्या बनेगा। तो इस तरीके से वो निम्न अभिक्रियाओं को पूरा करने में हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए ABCDE क्या बनने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रीकरण करा रहा है, तो हम जानते हैं नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, तो नाइट्रो ग्रुप को कहीं भी जोड़ सकते हैं बेंजीन में, तो हम ऊपर जोड़ दे रहे हैं जिससे ये अभिक्रिया आसानी से दिखने लगे हमको। तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, तो सीधे ए बन गया नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद FeHCl ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, क्या करेगा NO2 को बदल देगा किसमें, NH2 में। तो हम कहेंगे कि बी बनेगा एनिलीन, एनिलीन बनेगा। इसके बाद इस एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे हमसे डाइजोनियम लवण बनवा रहा है, तो हम कहेंगे N2+ और Cl- बनेगा, तो ये C हो गया। इसके बाद हम जानते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया जब हम डाइजोनियम लवण का अपघटन कराते हैं तो बनता है फिनॉल, तो ये फिनॉल बन गया। अभी मैंने बताया था कि फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो ये बनता है ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो हम कहेंगे बनेगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाती है, इसलिए ट्राइब्रोमोफिनॉल नाम पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो है हमें ये अभिक्रिया करना आना चाहिए। तो लगभग जो है मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी अभिक्रियाएं कवर कराई हैं। तो ये अभिक्रियाएं अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट की तरफ जो है ये कैसे प्राप्त करोगी, क्या होता है जबकि या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, ये सभी अभिक्रियाएं कभी ना कभी आई हुई हैं। अगर आप अभी तक के सारे वीडियोस देखे होंगे तो मेरे समझ से आप अभी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप देखेंगे कि बहुत सारी अभिक्रियाएं आप करना सीख गए होंगे। तो बस एक क्वेश्चन, एक जहां से पार्ट और एक रह गया है, यहाँ पे अब एक डाइजोनियम लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डाइजोनियम लवण से संबंधित बताऊंगा और इसके बाद ये वीडियो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये रिएक्शन सीरीज मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट वीडियो जो है ये आखिरी वीडियो है जहां मैं डाइजोनियम लवण से संबंधित बताऊंगा, और वहां पे जो है आप आसानी से समझेंगे कि गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि आपने देखा होगा सैंडमायर अभिक्रिया जो बनती है उसमें डाइजोनियम लवण का यूज होता है। डाइजोनियम लवण जो है, और गाटरमान में भी हम डाइजोनियम लवण बनाते हैं, तो वो दोनों में अंतर क्या होता है और गाटरमान से और कितनी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी देखा हमने कहीं कि डाइजोनियम लवण आया था, तो डाइजोनियम लवण का जल अपघटन कराने में फिनॉल बनता है। अगर मान लीजिए डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया इथेनॉल के साथ कराते तो क्या होता, डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते क्या होता, अगर कॉपर चूर्ण के साथ कराते तो क्या होता। ध्यान दीजिए, अगर कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर यूज करते थे तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो गाटरमान अभिक्रिया है, क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो वो सैंडमायर अभिक्रिया है। खैर ये वीडियो मैं आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रहेगा डाइजोनियम लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, तो मैं उसको वहां पे बताऊंगा। तो आप सभी जो है इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ठीक है, इसको नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।